नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ श्रीमान अश्विनी उपाध्याय जी। अश्विनी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अश्विनी जी, फ्री बीज, मुफ्त की रेवड़ियाँ हिंदी में कहें तो, उनको लेकर आपने एक पीआईएल फाइल की। पॉलिटिकल पार्टियाँ आज फ्री की रेवड़ियाँ बांटकर वोट पाने का एक काम कर रही हैं। किस दिशा में आपकी पीआईएल है? किसको आप ये घेरना चाहते हैं इस पे कि पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, चुनाव आयोग का क्या रोल है और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है? देखिए, सबसे पहले देश, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी, उसके बाद फिर आदमी को अपने लिए सोचना चाहिए। एक बहुत अच्छा कोट है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट, और मैं इसी पे भरोसा करता हूँ। इस समय हमारे राज्यों के ऊपर 70 लाख करोड़ का कर्जा है। 1-2 लाख का नहीं, 70 लाख करोड़ का। और कैसे? आंध्र प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा है। मूल कारण भ्रष्टाचार, मुफ्तखोरी। बंगाल के ऊपर 5,62,000 करोड़ का कर्जा है। मूल कारण भ्रष्टाचार, जनसंख्या विस्फोट, मुफ्तखोरी। उत्तर प्रदेश के ऊपर 6,53,000 करोड़ का कर्जा है। मूल कारण भ्रष्टाचार, जनसंख्या विस्फोट, मुफ्तखोरी। तेलंगाना के ऊपर 3,12,000 करोड़ का कर्जा है। मूल कारण भ्रष्टाचार, मुफ्तखोरी। तमिलनाडु के ऊपर 6,59,000 करोड़ का कर्जा है। मूल कारण भ्रष्टाचार, मुफ्तखोरी। राजस्थान के ऊपर 4,77,000 करोड़ का कर्जा है। मूल कारण भ्रष्टाचार, मुफ्तखोरी। पंजाब के ऊपर 2,83,000 करोड़ का कर्जा है। मूल कारण भ्रष्टाचार और मुफ्तखोरी। महाराष्ट्र के ऊपर 6,08,000 करोड़ का कर्जा है। 6,08,000 करोड़ का। मूल कारण भ्रष्टाचार, मुफ्तखोरी। मध्य प्रदेश के ऊपर 3,17,000 करोड़ का कर्जा है। केरल के ऊपर 3,35,000 करोड़ का कर्जा है। कर्नाटक के ऊपर 4,61,000 करोड़ का कर्जा है। हरियाणा के ऊपर 2,69,000 का करोड़ का कर्जा है। गुजरात के ऊपर 4,02,000 करोड़ का कर्जा है। बिहार के ऊपर 2,46,000 करोड़ का कर्जा है। और इन सब का मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार, जनसंख्या विस्फोट, मुफ्तखोरी। भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है? कानून नहीं है। कानून है तो घटिया है। भारत की पूरी सरकार अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टियां कंट्रोल करती हैं। पॉलिटिकल पार्टी तय करती है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन राज्यपाल बनेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को गवर्न करने के लिए कोई कानून नहीं है। 1951 का जो कानून है, 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें केवल पॉलिटिकल पार्टियों के रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होगा वो लिखा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टियां कैसे फंक्शन करेंगी, कैसे फंडिंग होगी, कैसे चंदा लेंगी, उनका मैनिफेस्टो कैसे डिजाइन करेंगी, वो क्या वादे करेंगी, क्या नहीं वादे करेंगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए जो पहली ड्यूटी थी पार्लियामेंट की, वो ये थी कि सबसे पहले हम रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पॉलिटिकल पार्टियों की डिफाइन करें। चपरासी और क्लर्क का रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन है। थानेदार, सूबेदार का रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन है। लेकिन सांसद और विधायक की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन नहीं है। और सांसद विधायक तो छोड़िए, जो पूरा गवर्नेंस कंट्रोल करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं है। इसलिए वो अनकंट्रोल्ड है। कोई कुछ भी वादे करता जा रहा है। उदाहरण के लिए अभी पंजाब में आप देखिए, इलेक्शन चल रहा है। कर्जा पंजाब के ऊपर लगभग 2,82,000 करोड़ का है, और इसके बावजूद 2,83,000 करोड़ का है पंजाब के ऊपर। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी कह रही है हम हर महीने 1,000 रुपए देंगे, कांग्रेस कह रही है हम हर महीने 2,000 रुपए देंगे। कहाँ से देंगे? पहले तो ऑलरेडी पॉपुलेशन पंजाब की लगभग यही 2,80,000, लगभग 2.25 करोड़ है पॉपुलेशन, और 2.25 करोड़ के आसपास कर्जा हो गया। यानी हर पंजाबी के ऊपर, वहां के बच्चे बच्चे के ऊपर 1 लाख का कर्जा है। और पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं हम तो 1,000 देंगे, 2,000 देंगे। आएगा कहां से? आएगा ऐसे, ये शराब की दुकान खुलवाएंगे।
ये इनका एक ही फंडा है, सत्ता में जीत आ जाओ, पैसा है नहीं तो पैसे इकट्ठा करने के लिए शराब की दुकानें खुलवाओ। पंजाब जो उड़ता पंजाब बना है, झूमता पंजाब बना है, उसका सबसे बड़ा कारण यही था। मुफ्तखोरी को बढ़ाया, सरकारी खजाने को लूटा, और जब जब पैसे की जरूरत पड़ी सरकारी अपना शराब की दुकान खुलवा दिया। दिल्ली में यही हो रहा है। दिल्ली जिसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है, उसके ऊपर 20,000 करोड़ का कर्जा है। इसके बावजूद पूरी दिल्ली में मुफ्तखोरी चल रही है। मुख्यमंत्री कभी कुछ मुफ्त के वादे कर रहे हैं, कभी कुछ मुफ्त के वादे कर रहे हैं, कभी कुछ वादे कर रहे हैं, और फिर नतीजा देखिए सबके सामने आ गया। 900 शराब की दुकान खुलवाने जा रहे हैं, यानी हर मोहल्ले में 3-4 शराब की दुकान। शराब की दुकान खुलेगी, हमारी युवा पीढ़ी शराब पिएगी, नशेड़ी होगी, माँ बाप से झगड़ा करेगी, माँ बाप की बात नहीं मानेगी, माँ बाप पैसा नहीं देंगे, माँ बाप से मारपीट करेगी, स्वास्थ्य खराब होगा, शराब पीने के बाद हॉस्पिटल उसको माँ बाप को ले जाना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई ठीक से करेगा नहीं, आवारागर्दी करेगा, कल को हो सकता है अपराध में भी चला जाए। तो पॉलिटिकल पार्टियां केवल सत्ता की खातिर मुफ्तखोरी को बढ़ा के हमारे देश को बर्बाद कर रही है, अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है, हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रही है, पूरे हमारे कल्चर को बर्बाद करती चली जा रही है। इसीलिए मैंने ये PIL फाइल किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी PIL को समझा और उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना। इसीलिए केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय और चुनाव आयोग को इस पर उन्होंने नोटिस जारी किया है। 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। 25 फरवरी को इस पर फिर सुनवाई होगी। हमारा ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी के पास चुनाव चिन्ह देने की पावर है, तो ये इम्प्लाइड है, एक इनहेरेंट पावर होती है ये हमेशा से, कि जिसके पास जो कुछ देने की पावर होती है उसके पास वो लेने की भी पावर होती है। इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन सिंबल देने की पावर है, इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन सिंबल लेने की भी पावर है। इलेक्शन कमीशन के पास पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन करने की पावर है, इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास पॉलिटिकल पार्टियों को डी रजिस्टर भी करने की पावर है। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? सफेद हाथी बना हुआ है। सिंबल दे तो रहा है, सिंबल ले नहीं रहा है, रजिस्ट्रेशन कर तो रहा है, लेकिन डी रजिस्टर नहीं कर रहा है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी अनकंट्रोल्ड है। पार्लियामेंट कानून नहीं बना रहा है, इलेक्शन सिंबल अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, तो होगा क्या? यही होगा, मुफ्तखोरी बढ़ेगी। मुफ्तखोरी के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टियां अपराध को बढ़ा रही हैं। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे रही हैं जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, फिरौती, डकैती, ऐसे मामलों में केवल FIR नहीं हुई है, केवल चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, बल्कि चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में 5 स्टेज होती है। पहली स्टेज कंप्लेंट, चलो भाई ठीक है, मान लिया कंप्लेंट झूठी है। दूसरी स्टेज FIR, चलो मान लिया कि पुलिस ने प्रेशर में आके FIR दर्ज कर दिया। तीसरी स्टेज चार्जशीट फाइल होती है, चलो ये भी मान लिया कि सत्ता के दबाव में पुलिस ने चार्जशीट भी फाइल कर दिया। चौथी स्टेज होती है चार्जेस फ्रेमिंग। उसमें जज पहले दोनों पक्षों को सुनता है, दोनों पक्षों की दलीलों को सुनता है, सुनने के बाद फिर जज चार्ज फ्रेम करता है। मतलब उसमें जुडिशियल माइंड अप्लाई हो चुका होता है। चार्जशीट फाइल करने में जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं है, चार्जशीट फाइल तो पुलिस करती है, लेकिन जो चार्जेस फ्रेम होते हैं उसमें जुडिशियल माइंड अप्लाई हो चुका होता है, जज दोनों पक्षों को सुन चुका होता है। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि पता चला पुलिस कह रही कि भाई आपको 5 धाराओं में आपके ऊपर चार्जशीट फाइल हम 5 चलना चाहिए, लेकिन जज ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया, उसमें 3 धारा निकाल दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस ने चार्जशीट में वो धारा नहीं लगाई जो लगनी चाहिए थी, तो कोर्ट के पास पावर होती है अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके कहता नहीं जी आपने ये धारा तो लगाई नहीं। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम जिन लोगों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए हैं और गंभीर मामलों में फ्रेम हो गए, ऐसा नहीं कि रेड लाइट तोड़ने में चार्ज फ्रेम हो गया या धरना प्रदर्शन करने में चार्ज फ्रेम हो गया, जिनके खिलाफ कम से कम गंभीर मामला, रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, एक्सटॉर्शन, घूस, कालाधन, हवाला, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति, ऐसे मामलों में जहां हो गया है उनको तो आप चुनाव लड़ने से रोक दीजिए। लेकिन कानून है नहीं, पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाया, इलेक्शन सिंबल अपनी पावर को नहीं यूज कर रहा है, तो सब एक से बढ़कर एक अपराधियों को टिकट देते जा रहे हैं। अपराधियों क्यों देते हैं? क्योंकि सामान्य व्यक्ति, ईमानदार आदमी के पास पैसा नहीं है कि वो 5 करोड़ रुपए देके पॉलिटिकल पार्टियों से टिकट खरीदे। तो इनके पास ये जो गैंगस्टर हैं, जो माफिया हैं, जो एक्सटॉर्शन करने वाले हैं, इनके पास अकूत पैसा है, मोटा पैसा है इनके पास।
ये टिकट खरीद सकते हैं 5 करोड़ 10 करोड़ दे के। अल्टीमेटली क्या करते हैं, 5 करोड़ दे के टिकट खरीदते हैं, 5 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च करते हैं और बाद में 5 साल के अंदर इनका टारगेट होता है 50 करोड़ कमाना। 5 करोड़ लगाओ 50 करोड़ कमाओ, यही इनका टारगेट है। इसीलिए हमारा देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। इसीलिए ये हमारी एक PIL इस पर भी चल रही है अपराधीकरण रोकने के लिए। तीसरा एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, पॉलिटिकल पार्टियों को RTI के दायरे में लाना बहुत जरूरी है। इतना हजारों करोड़ की फंडिंग हो रही है, हजारों करोड़ का चंदा आ रहा है, तो आम जनता को ये जानने का हक है कि पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग कहाँ से हो रही है, कौन कर रहा है, कितना कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टियों की जो डोनेशन है इस पे कैश लिमिट लगाने की जरूरत है। अभी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां अपना दिखाती हैं हमको जी 1000 करोड़ मिला और उसमें कहती हैं हमको 900 करोड़ तो जी कैश में मिला, और कैश में कैसे मिला, वो 20,000 रुपये से कम मिला, हमने काउंट ही नहीं किया। अभी नियम क्या है कि जब 20,000 रुपये से कम कोई देगा तो उसको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, वो दे सकता है, ऐसे ही दे सकता है। ऐसी सिचुएशन में अब टाइम आ गया है कि कैश ट्रांजैक्शन, जो कैश डोनेशन है, इसकी लिमिट सेट हो, पॉलिटिकल पार्टियों को RTI के दायरे में लाया जाए, और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बने। उससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन तो सेट हो। चपरासी के लिए, ड्राइवर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय हो चुकी है, कांस्टेबल के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, सबके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। लेकिन जिसको कानून बनाना है, जिसको संविधान को पढ़ना है, संविधान की बारीकियों को समझना है और फिर कानून बनाना है, उसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। हो क्या रहा है, मंत्री जी अपना घर बनाते हैं तो कम से कम 10 नए नए घर देखते हैं, और जो सबसे बढ़िया उनको घर लगता है उसकी नकल करके अपना घर बनाते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि 10 घर देखेंगे मंत्री जी, किसी घर का ड्राइंग रूम पसंद आएगा, किसी का बेडरूम पसंद आएगा, किसी का किचन पसंद आएगा, तो जहां से जो पसंद आता है उसको जोड़ के एक नया अपना घर बना लेते हैं। लेकिन जब कानून बनाना होता है तब नहीं कहते भाई जरा सिंगापुर वाला कानून देख लो, फ्रांस वाला भी देख लो, अमेरिका वाला भी देख लो, कहाँ पे कौन सा अच्छा चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो मिनिमम पढ़ाई लिखाई उनकी है नहीं, उनका तो कानून से कोई बहुत दूर, वो तो कानून तोड़ने वाले थे, वो कानून तोड़ते थे अब तक, अब एक कानून निर्माता बन गए। इसलिए अपराधीकरण रोकने के साथ साथ मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक कम से कम ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। आदमी पढ़ ले, आदमी समझ ले, अदरवाइज तो फिर वहाँ पे उसको बाबू जो सरकारी नौकरशाह है, जो IAS बना है, उसको जो समझाएगा उसको वही समझ में आएगा, उसके पास अपना खुद का कोई दिमाग नहीं होगा। बाबू जो उनको समझाता जाएगा वो समझता चला जाएगा। इलेक्शन रिफॉर्म बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। वेंकटचलिया कमीशन, गोस्वामी कमेटी, दुनिया भर की कमेटी जब तक इस पर रिपोर्ट दे चुकी है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण अब आज के ज़माने में ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है वो EVM को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। जब बैलेट चला था तो उस पर जो सिंबल दिया गया था उसका पर्पस केवल इतना था कि 1950 के दशक में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो पढ़े लिखे नहीं थे तो बड़ी दिक्कत होती थी कि वो वोट दें कैसे, क्योंकि अगर नाम लिखा रहेगा केवल कैंडिडेट का तो पढ़ नहीं पाएंगे। और नाम मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, अरविंद कुमार के 4, अरविंद कुमार अरविंद कुमार अरविंद कुमार 4 लिख दिया, तो फिर वो कैसे तय करेंगे कौन से अरविंद कुमार को हमें टिकट वोट करनी है। इसलिए हुआ भाई ठीक है, पार्टी का सिंबल भी रख देते हैं। लेकिन इस पार्टी के सिंबल का नुकसान ये हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां जिसको मन मर्जी उसको दे रही हैं। उस विधानसभा क्षेत्र में अच्छे अच्छे कैंडिडेट होते हैं जो वास्तव में जनता की सेवा करते हैं, उनको टिकट नहीं देती हैं, पैरासूट उतार देती हैं, किसी अपराधी को टिकट दे देती हैं। चूंकि वोटिंग सिंबल देख के हो रहा है तो सिंबल पर उनकी मोनोपोली हो गई है। अब वो गुंडे को टिकट दें पॉलिटिकल पार्टी, या बदमाश को दे, किसी लुटेरे को दे, किसी डकैत को दे, लोग मजबूर हैं उस सिंबल को देख के टिकट देने के लिए। अगर इस सिंबल की बजाय सिंबल हटा दिया जाए और कैंडिडेट का नाम, उसकी एज, क्वालिफिकेशन और उसकी फोटो, इतनी चीज हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो व्यक्ति को चुनना है वो अपना कैंडिडेट चुनना है, सिंबल नहीं चुनना। उसके क्षेत्र में जो काम होगा वो पार्टी का सिंबल थोड़ी करेगा, वो तो वो व्यक्ति करेगा जिसको उसने चुना। उदाहरण के लिए अगर अभी EVM पे क्या होगा कि नाम होता है और फोटो चुनाव चिन्ह होता है, उसकी जगह
अश्विनी कुमार उपाध्याय, उम्र, LLB और फोटो ये हो, तो जिसको लगेगा हमारे उस क्षेत्र में, हाँ भाई ठीक है फला कैंडिडेट बहुत अच्छा है, हमें इसको देना है, ये पढ़ा लिखा है, सोशल एक्टिविस्ट है, जनता के बीच में रहता है, हमारे दुख दर्द में शामिल होता है, हम इसको जिताएंगे। अभी क्या हुआ, अब पॉलिटिकल पार्टी ने किसी एक ने चोर को दे दिया, एक ने लुटेरे को दे दिया, एक ने डकैत को दे दिया, एक ने माफिया को दे दिया। सिंबल के आधार पे इलेक्शन हो रहा है, तो मजबूर है उन्हीं में से किसी को चुनने के लिए। अच्छा कैंडिडेट जो है भी इंडिपेंडेंट वाला, उसकी उतनी रीच नहीं हो पा रही है, लोग मजबूर हैं सिंबल पे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम सिंबल को हटा दें और व्यक्ति की फोटो को ही उसका सिंबल बना दें, तो पॉलिटिकल पार्टियां मजबूर हो जाएंगी उस विधानसभा में अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढने के लिए। अभी उल्टा होता है, अच्छे अच्छे कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस का चक्कर लगाते रहते हैं, जी हमको टिकट दे दो, हमको टिकट दे दो, हमको टिकट दे दो। उसके बाद भी जो बॉस होता है आला कमान, उसको जिसको मन मर्जी करता है वो दे देता है, बेच देता है। उल्टा हो जाए कि फोटो ही लगेगी, अब कैंडिडेट की फोटो ही उसका चुनाव चिन्ह बनेगा, तो पॉलिटिकल पार्टियां हर एक लोकसभा में जाके, विधानसभा में जाके ढूंढेंगी यहां सबसे पॉपुलर कौन है, सबसे बढ़िया कौन है, सबसे ज्यादा रीच किसकी है, किसको लोग ज्यादा चाहते हैं। तो फिर पॉलिटिकल पार्टियां उस विधानसभा में कैंडिडेट का चक्कर लगाएंगी। अभी क्या हो रहा है, कैंडिडेट बेचारा वो पॉलिटिकल पार्टी का चक्कर लगा रहा है, ये बदलेगा। और जो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात यह है, एक सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, एक जज प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करता, लॉ का प्रोफेसर वकालत नहीं कर सकता, जो भी सरकारी एम्प्लॉय है, थानेदार कोई और काम नहीं कर सकता, अपनी फैक्ट्री नहीं चला सकता, कुछ और नहीं खोल सकता। कोई भी सरकारी एम्प्लॉय नौकरी के दौरान दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन सांसद विधायक सब कुछ कर सकते हैं। वकालत कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री के मालिक बने रह सकते हैं, रोज फैक्ट्री में जा सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो कम से कम ये कंट्रोल होना चाहिए कि भैया जब तक आप सांसद हैं तब और विधायक हैं, उस 5 साल के दौरान आप दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, बैन होना चाहिए। अभी तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो सांसद बन गए हैं, किसी कॉलेज के प्रोफेसर भी बने हुए हैं, कॉलेज के प्रोफेसर का वेतन भी ले रहे हैं, सांसद का वेतन भी ले रहे हैं, और 5 साल के बाद सांसद की पेंशन भी लेते हैं और कॉलेज के प्रोफेसर की भी पेंशन लेते हैं रिटायरमेंट के बाद। ऐसे ऐसे भी चल रहा है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो पेंशन भी ले रहे हैं सांसद का, विधायक का, और अपने जो कभी वो टीचर थे या कुछ और थे उसकी पेंशन भी ले रहे हैं। जबकि सामान्य व्यक्ति के लिए एक पेंशन नहीं मिल रही है, वहीं सांसद विधायक को 2-2 पेंशन मिल रही है। ये बंद करने की ज़रूरत है, और वो तभी हो सकता है कानून बने, और कानून तभी बनेगा जब अच्छे लोग आएंगे। अच्छे लोग तभी आएंगे जब अच्छा कानून होगा। बड़ी सीधी सी बात है। आखिर सिंगापुर में, अमेरिका में, फ्रांस में, वहाँ गुंडे बदमाश हैं, ऐसा नहीं वहाँ गुंडे बदमाश नहीं है, लेकिन वहाँ के गुंडे बदमाश जेल में हैं। हमारे यहाँ गुंडे बदमाश संसद विधानसभा पहुँच रहे हैं, हमारे यहाँ गुंडे बदमाश चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों? कानून घटिया है। उनका कानून अच्छा है इसलिए गुंडे बदमाश जेल में है, हमारा कानून घटिया इसलिए हमारे गुंडे बदमाश चुनाव लड़के सांसद विधायक बन रहे। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कानून जितना अच्छा होगा, इलेक्शन रिफॉर्म जितना इफेक्टिव होगा, उतने अच्छे लोग जाएंगे संसद विधानसभा में। जितने अच्छे लोग संसद विधानसभा में जाएंगे उतना अच्छा कानून बनेगा। जितना अच्छा कानून बनेगा उतने ही तेजी के साथ भ्रष्टाचार खत्म होगा, अपराध खत्म होगा, अराजकता खत्म होगी, जातिवाद खत्म होगा, भाषावाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा। ये तो कानून घटिया है, इसकी वजह से न जातिवाद कम हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भाषावाद बढ़ रहा है, क्षेत्रवाद बढ़ रहा है, अलगाववाद बढ़ रहा है, माओवाद बढ़ रहा है, नक्सलवाद बढ़ रहा है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस बात को आप समझिए कि कानून ही है। वो कहते नहीं, दवा जितनी घटिया होगी बीमारी उतनी बढ़ेगी, दवा जितनी अच्छी होगी बीमारी उतनी जल्दी ठीक होगी। और कानून अच्छा हो जाए, इलेक्शन रिफॉर्म हो जाए, तो प्रधानमंत्री जी की जो क्षमता है ना वो 10 गुना बढ़ जाएगी। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। ड्राइवर, मान लीजिए मुझे गाड़ी चलानी आती है, मैं ड्राइविंग करना जानता हूं। आप मुझे 150 साल पुरानी कोई खटारा एक गाड़ी ला के दे दीजिए, मैं पूरा दम लगा दूंगा तब भी 50-60 की स्पीड से भागेगी। लेकिन अगर आप मुझे मर्सिडीज ला के दे दो, फेरारी दे दो,
तो मैं उसको 300-400 की स्पीड में दौड़ा दूंगा। ड्राइवर वही है, गाड़ी बदली तो स्पीड बढ़ गई। ऐसे ही अगर कानून अच्छे हो जाए तो योगी जी की, मोदी जी की जो परफॉर्मेंस है वो 50 गुना और अच्छी बढ़ जाएगी और इफेक्टिव हो जाएगी। भ्रष्टाचार बहुत तेजी के साथ खत्म होगा, अपराध बहुत तेजी के साथ खत्म होगा, अराजकता बहुत तेजी के साथ खत्म होगा। ये कानून घटिया इसी की यही कारण है कि सिंगापुर में जब कभी धरना प्रदर्शन होता है तो शांतिपूर्वक होता है, भारत में धरना प्रदर्शन होता है तो बस जला दी जाती है, ट्रेन जला दी जाती है। ये कानून घटिया है, इसलिए कभी अमेरिका में आपको सुनाई नहीं पड़ेगा किसी घर में 300 करोड़ मिल रहे हो, 400 करोड़ मिल रहे हो। भारत में जब जब छापा मारा जाता है 300-400 करोड़ लोगों के घर में निकल आता है, नेताओं के घर में, नौकरशाह के घर में। ये कानून अच्छा है, इसलिए अफ्रीका में महात्मा गांधी की परपोती ने जब 3 करोड़ का घोटाला किया तो उससे 3 करोड़ वसूला गया और 7 साल की सजा हुई। ध्यान रखिए, अफ्रीका में महात्मा गांधी की परपोती ने केवल 3 करोड़ का घोटाला किया, 3 करोड़ के घोटाले पे 3 करोड़ वसूला गया, 7 साल की सजा हुई। भारत में 70,000 करोड़ का CWG स्कैम हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, इसी दिल्ली में हुआ था, 70,000 करोड़ का। न किसी से 3 करोड़ वसूला गया, न किसी को 7 साल की सजा हुई। यहीं दिल्ली में 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, किसी को 7 साल की सजा नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, किसी को 7 साल की सजा नहीं हुई। और सजा आप अमेरिका में देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग करने पे 600-600 साल की सजा देते हैं, 800-800 साल की सजा। आप सोच रहे होंगे 800 साल तो आदमी जिंदा नहीं रहता, लेकिन सजा वहां देते हैं, वो जिंदा रहे चाहे न रहे। अभी पिछले वर्ष चाइना में एक सरकारी कंपनी के GM ने 2 लाख युआन कैश डोनेशन ले लिया था कॉन्ट्रैक्टर से, ठेका देने के बदले में कॉन्ट्रैक्टर को उससे 2 लाख युआन लिया था, फांसी दिया है, फांसी। आप कल्पना करिए कि उनके कानून कितने इफेक्टिव, उन्होंने क्यों उस तय किया और क्यों किया हुआ, आपको ये बताता हूं। विकसित देशों का ये मानना है, सिंगापुर, अमेरिका, फ्रांस, चाइना वगैरह का, कि एक बार मर्डर पे तो माफी दी जा सकती है, क्योंकि कई बार मर्डर भी अनप्लान्ड हो जाता है, आदमी ने सोचा नहीं, विचारा नहीं, झगड़ा हो गया, मर्डर हो गया। लेकिन उनका ये मानना है कि हवाला, कालाधन, घूसखोरी या भ्रष्टाचार ये कभी अनजाने में नहीं होते, एकाएक नहीं होते, पूरे होशो हवास में होते हैं, इसलिए इसमें कोई माफी नहीं दे सकती। इसलिए उनके जो भ्रष्टाचार विरोधी कानून है वो अपराध से भी ज्यादा खतरनाक है, अपराध से भी ज्यादा बड़े हैं, उसमें कोई माफी नहीं है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अमेरिका इसलिए डेवलप हुआ कि उसने कानून अच्छा बनाया। अमेरिका के कानून इसलिए अच्छे नहीं हैं कि अमेरिका विकसित देश है, अमेरिका विकसित देश है क्योंकि उसने अच्छा कानून बनाया। सिंगापुर बहुत हमसे पीछे था, फ्रांस हमसे बहुत पीछे था, चाइना हमसे बहुत पीछे था, वो विकसित हो गए। क्यों? अच्छा कानून बनाया तो सिंगापुर विकसित हो गया, अच्छा कानून बनाया फ्रांस डेवलप कर गया, अच्छा कानून बनाया चाइना डेवलप कर गया। कानून जितना अच्छी होगी अच्छा होगा, व्यवस्था उतनी अच्छी होगी, व्यवस्था जितनी अच्छी होगी गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, अपराध, भ्रष्टाचार उतना ही कम होगा। अश्विनी जी, इसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ एक विषय अभी तत्कालिक है, चुनाव लड़ने के मैक्सिमम खर्चे की सीमा। अभी उस सीमा को कुछ स्टेट में बढ़ाया गया है और लोकसभा के लिए भी जहां 75 लाख था उसे 1 करोड़ सीमा किया गया है। तो 1 करोड़ रुपया चुनाव लड़ने के लिए खर्चे की मैक्सिमम सीमा चुनाव आयोग द्वारा दी गई है। हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करने वाले कितने प्रतिशत लोग होंगे? नहीं, आपने जो कानून बनाया उस कानून में आपने जो 1 करोड़ बताया ये तो आपने कैंडिडेट का बताया। पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्च करेगी उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अभी तो कैंडिडेट का तय हो गया कि भाई कैंडिडेट 1 करोड़ खर्च करेगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी उसके ऊपर 5 करोड़ कर दे, 10 करोड़ तो अब हो क्या रहा है कि वो जब अपना डेटा इलेक्शन कमीशन को अपना देता है तो जहां तक लिमिट होती है वहां तक तो अपने नाम पे दिखा देता है, उस लिमिट के बाहर जो पैसा खर्च होता है उसको सारा पार्टी के नाम पे दिखा देता है, क्योंकि पार्टी के लिए कोई लिमिट नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए कानून बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये, आप इसको समझिए, इतना जो खर्च हो रहा है उसमें
मूल कारण है भ्रष्टाचार। क्योंकि जो चुनाव लड़ने वाला है वो 1-1 लाख रुपए प्रधानों को बांट रहा है, 1-1 लाख रुपए पार्षदों को बांटता है। कुछ तो पार्षद ऐसे भी हैं, प्रधान ये हैं जो स्कॉर्पियो लेते हैं, बोलते जी हम इसको स्कॉर्पियो दे दे, हम पूरे गांव की वोट दिलवा देंगे। तो वो दे रहा है, लेकिन आम जनता की बात समझ में नहीं आ रही कि अल्टीमेटली अगर वो 5 करोड़ लगा रहा है या 1 करोड़ लगा रहा है या 10 करोड़ लगा रहा है, तो अपने घर से नहीं लगाएगा, वो 5 करोड़ के अंदर वो 5 साल के अंदर वसूलेगा, और वसूल रहे। साउथ में तो मतलब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके इलेक्शन में भी, प्रधानी के इलेक्शन में वहाँ पे 5-5 करोड़ रुपए खर्च हो जा रहा है। आपने ये जो बताया 1 करोड़, ये तो सांसद का बताया, लेकिन प्रैक्टिकली जो मुझे साउथ के साथ लोगों के साथ बातचीत मेरी हुई है, तमिलनाडु वगैरह में, उनका ये कहना है कि पार्षद के इलेक्शन में 5 करोड़ रुपए खर्च हो जा रहा है। तो ये और इसका मूल कारण फिर से वही बात हो गई, घटिया कानून आप नहीं बदलोगे, इस तरीके से पैसे वाले, कालाधन रखने वाले, बेनामी संपत्ति वाले आएंगे, और आएंगे तो और बढ़ाएंगे। एक कहावत है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदी करती है। हमने तो संसद में, विधानसभा में कई ऐसी गंदी मछलियां भेज रहे हैं, आप समझ लीजिए कि वो कितना गंदा करेंगे। धन्यवाद अश्वनी जी। साथियों, इस बात को आज समझने की आवश्यकता है कि जब गीता को, रामायण को हम पवित्र मानते थे, ग्रंथ के तौर पर पढ़ते थे, वो जीवन जीने का तरीका बताने वाले नियम उनमें लिखे होते थे। आज जीवन जीने के नियम हमारे संविधान के माध्यम से तय होते हैं, संसद में उनको बनाया जाता है, बदला जाता है, और आगे कैसे जीवन जीना है ये तय किया जाता है। आप सब लोगों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि संविधान को तय करने वाले लोग कैसे होने चाहिए, किस प्रक्रिया से चुने जाने चाहिए। प्रक्रिया में दोष है, ये साफ नजर आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।